हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट नॉन-स्टिक इक्वेशन। प्रीवियस डिस्कशन तक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर हम लोगों ने कवर की थी कुछ टर्मिनोलॉजीज। अब यहाँ से हम आए हैं नॉन-स्टिक इक्वेशन पे, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था सेल के बारे में, जहाँ आपने गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल और इन सब की चर्चा मेरे साथ की थी। तो चलिए अब यहाँ से हमें पढ़ना है नॉन-स्टिक इक्वेशन। तो बेसिकली सबसे पहले जान लीजिए कि नॉन-स्टिक इक्वेशन आप यूज क्यों करते हैं। तो नॉन-स्टिक इक्वेशन किसी भी सेल के रिगार्डिंग अगर आप बात करें तो किसी टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन की कंडीशंस पे आप वहां पर ई सेल फाइंड आउट करते हैं, वहां अप्लाई की जाती है नॉन-स्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को तो चलो साइंटिस्ट थे नॉन्स्ट, उन्होंने अपने नेम पे दे दिया, बट थी क्या वो इक्वेशन, ये हमको यहाँ पर पूरी की पूरी करनी है एक्सप्लेन। तो सुनो, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, या फिर जिसको आप कहेंगे NSEP, इस नेम से आ जाए, या फिर फुल नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इससे समझ में आना चाहिए कि ये गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है। गैल्वेनिक सेल में हमने जो डिस्कशन किया था उसी से यहाँ पर आप नॉन-स्टिक इक्वेशन तक पहुँचेंगे। और गैल्वेनिक सेल में ही, सॉरी, मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करते हैं। तो यहाँ जो थोड़ा सा अंतर है वो क्या है कि आप यहाँ पर कह रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन। तो जब आप नॉन स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, जब आपका टेम्परेचर कंडीशन 298 केल्विन के इक्वल ना हो, पहली चीज। सेकंड कंडीशन है प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल ना हो। और थर्ड कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन। तो क्या अब तक हम इन्हीं की बात कर रहे थे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। इन्हीं तीनों टर्म्स के बिहाफ पे हम अब तक सेल्स में भी चर्चा कर रहे थे, जहां हमने कंडीशन रखी थी जब 298 केल्विन के रिस्पेक्ट में हो, 1 atm या फिर 1 मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर चर्चा क्या है, जस्ट अब रिवर्स हो जाएगी, मतलब नॉट इक्वल्स टू फेज में होगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जब अगर वर्क डन हो रहा है किसी भी सेल के द्वारा, तो उस रिस्पेक्ट में आप क्या कहते हो, क्या काम होता है, वर्क डन हो रहा है, मतलब वहां पर क्या होगा, Q इंटू V, चार्ज इनटू पोटेंशियल। और उसी को आप लिखते थे NFE सेल। N तो हो गए आपके नंबर ऑफ मोल्स, F क्या है आपका फेरेडे, और E सेल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने इनिशियल में ही कहा ये किस लिए काम आता है आपका नॉन-स्टिक इक्वेशन, इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन की कंडीशंस पे E सेल को फाइंड आउट करने के। ठीक है, तो देखो अगर मैंने कहा इफ N मोल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, तो आप कहेंगे टोटल चार्ज क्या हो गया, N मोल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, तो आपने कहा टोटल चार्ज हो गया NF इज इक्वल्स टू Q। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, अब यहां पर अभी बताया कि V यहां पर आपका क्या है, वोल्टेज है, V है आपका यहां पर वोल्टेज, तो उसको आप कह रहे हैं इन टर्म्स इज इक्वल्स टू E सेल। तो देखो यहां से आपने W निकाला, W इक्वल्स टू किसके हो गया, माइनस डेल्टा जी। और ये डेल्टा जी याद आ रहा है गिब्स वाला, गैल्वेनिक में भी अपन ने इस चीज़ को पढ़ा था, किसके इक्वल हो जाएगा, NFE सेल के अकॉर्डिंग। तो इससे आपने कहा जब डेल्टा जी यहाँ से इसको चेंज करोगे तो ये माइनस चला गया, इधर विल बी इक्वल्स टू माइनस NFE। और जब ये नॉट लगा है तो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में बात की जा रही है बस। क्योंकि देखो गिब्स बार बार एक ही चीज कहता है, गिब्स सुनते ही बात सामने आ जाती है, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। दूसरी चीज स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ सेल के रिस्पेक्ट में बात करें तो स्पॉन्टेनिटी देख रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स की बात की जा रही है, और वहां से आपने देखा कि हमारे पास रिलेशन क्या आया, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE सेल, और इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन तो आपने कहा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट सेल। अब देखो, अब इसको अप्लाई करते हैं हम सबसे पहले डेनियल सेल के ऊपर। तो डेनियल सेल आपको जब बताया था तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, E नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड, यही करते थे, और उसी को हम लिखा करते थे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब यहाँ पर अब आपको चेक करना है डेनियल सेल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो एनोड पे मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन, अगर याद हो लोन सिखाया था, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव। याद आई कुछ बात? तो हमने कहा यहां पर क्या हो रहा है, एनोड पे ये Zn क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अब साथ साथ कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, याद आ गई होगी RrCp बात।
RRCP वाले डिस्कशन में मैंने आपसे क्या कहा था, राइट हैंड साइड रिडक्शन कैथोड एंड पॉजिटिव। तो यहां आप रिडक्शन देख रहे हैं तो क्या होगा, ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और किस में चेंज हो गया, कॉपर में। तो यहां जो याद रखने वाली बात क्या है, अभी जब मैंने आपको चार्ज के रिस्पेक्ट में बात की तो आपने कहा, और इनिशियल में भी हम पढ़ चुके हैं, जब फिजिकल स्टार्ट की थी तब इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही सारी बेसिक चीज़ें बताई थी कि 1 मोल के ऊपर चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, तो आप कहते हैं 96,500 कूलम, और इसी को आप क्या कहते हैं, 1 फैराडे भी। तो 1 फैराडे दे दे या फिर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए तो चार्ज याद रखना है, क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं इन कैलकुलेशंस। तो देखो यहाँ तक की चर्चा क्लियर है। अब क्या करोगे, हमें करनी है एनएसपी की कैलकुलेशन। क्या है ये एनएसपी, अपना वही नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब ये एनएसईपी कैलकुलेशन क्या कहती है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q के। तो ये अब ये चीज़ आपको चेक करनी है कैसे। तो देखो सबसे पहले बात करो, अभी हमने निकाला माइनस NFE सेल के रिस्पेक्ट में, इस नीचे वाली टर्म को एक बार के लिए भूल जाने का है। तो मैंने कहा माइनस NFE सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल प्लस RT ln Q। अब मैं सब जगह माइनस NF से क्या कर रही हूँ, डिवाइड। तो देखो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कट गया, यहाँ कट कर दो जो भी कट रहा है, यहाँ कुछ नहीं कटेगा। तो तुम्हारे पास रिलेशन क्या आ गया, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT ln Q अपॉन NF। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, प्लस माइनस से चेंज हो गया, माइनस में आ गया। अब क्या करोगे, अब कंडीशन चेंज कर दी। अब तक तुम कर रहे थे NSCP के रिस्पेक्ट से, लेकिन अब यहाँ पर अगर मैंने कहा टेम्परेचर 298 केल्विन आपने ले रखा है, और हम तो शुरू में ही कह रहे थे T विल नॉट बी इक्वल्स टू 298 केल्विन। तो अगर कंडीशन में है कि टेम्परेचर रेंजेस हमारी 298 केल्विन है, तो आपको क्या करना है, ln को log बेस e में चेंज करोगे, और log बेस e से log बेस 10 में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई। ये तो बेसिक बात है जो बेसिक मैथ्स में भी पढ़ाई गई होगी, नहीं पढ़ाई है तो यहाँ समझ लो। क्या कहा है मैंने, जब ln से log बेस 10 में चेंज किया जाता है, log बेस e में, और log बेस e से जब आप log बेस 10 में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई, बस। ठीक है, अब जो वैल्यू मेरे पास रिलेशन आया इसमें वैल्यू रखने वाली हूँ। R क्या है, मेरा गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ मोल्स एंड F इज फैराडे। तो देखो मेरे पास रिलेशन क्या था, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस E नॉट सेल माइनस R की वैल्यू क्या होती है गैस कांस्टेंट की, 8.314 रख दी। T कितना है, 298, हमने अभी कंडीशन चेंज की है, इफ टेम्परेचर इज 298 केल्विन, और हमने log बेस 10 को जब रखा तो क्या आ जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई, होल ओवर नंबर ऑफ मोल्स, अभी हमने कुछ नहीं है, F क्या हो गया, फैराडे की वैल्यू रख दी। ओवरऑल आपने इस तरीके से इसको फ्रेम कर लिया। अब क्या किया, अब जब आपने इसको पूरे को कैलकुलेट किया तो आपके पास रिजल्ट आया कुछ ये। क्या था वो रिजल्ट, ये लीजिए, E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log बेस 10 Q। अब आपके दिमाग में आना चाहिए Q क्या है, तो Q है आपका R इंटू N कोफिशिएंट। समझ में आई बात, जबकि देखिए R गैस कांस्टेंट है, R की वैल्यू भी दी है मैंने लिख के, T टेम्परेचर है, और ln को ये कन्वर्जन है log बेस 10 के फॉर्म में। तो फाइनल रिलेशनशिप तुम्हारे पास क्या आ गया, ये लो, इसको ही कहते हो नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ। So we have assumed in the previous section that the concentration of all the species involved in the electrode reaction is unity. दूसरी चीज़, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात सही नहीं है कि हर जगह पे आप इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को लेंगे, यूनिटी नहीं। तो आप कहते हैं नॉन शो की जाए अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए, तो कैसे लिखी जाएगी, सिंपल। अगर नॉर्मल स्टेट में पूछी जाए कि Mn प्लस से M स्टेट में चेंज हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन Mn प्लस प्लस Ne सिंपल स्टेट में चेंज हो गई। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किसी भी कंसंट्रेशन का मेजर किया जाता है SHE, याद आई शी, ये पढ़ाई थी आपको, शी और कैलेमल मैंने 2 पढ़ाए थे। तो उस शी के बारे में ही बात हो रही है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किसी भी कंसंट्रेशन पे किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, शी के रिस्पेक्ट में, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो उसका रिलेशन कैसे होता है, तो उसका रिलेशन देखो आप ऐसे लिखोगे कि अभी अपन ने ये चेक किया ई सेल के रिस्पेक्ट में, ये ई नॉट सेल के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ से देखो आपके पास फॉर्मुलेशन सेम वही है, माइनस RT बाय NF ln, और जो रिलेशन है, जो इक्वेशन है, तो उसको लिख दिया M अपॉन Mn प्लस।
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, अगर कंडीशन ये हो जाती है, आपने ई सेल तक की वैल्यू लिख ली, लेकिन आपके पास कहा जा रहा है बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एम इज टेकन एज यूनिटी। अब यहाँ पर एम की कंसंट्रेशन, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसको अगर यूनिटी ले लिया जाए तो क्या होगा, तो देखो आपके पास रिलेशन क्या हो जाएगा, जस्ट उसकी वैल्यू वहां रख दो। तो रिलेशन क्या आया, E इज इक्वल्स टू ई नॉट एम एन प्लस बाय एम माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन। यूनिटी रख दिया, आपने रख दिया 1 अपॉन एम एन प्लस, कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपको यहाँ पर ये चेक करना आना चाहिए कि रिलेशन क्या कहा गया है। नर्न्स्ट इक्वेशन अगर निकालना सीख गए हो, अभी मैंने जैसे आपको रिलेशन समझाया, देखो ये वाला, ये एक बार समझ में आ गया, ये पिक कर लिया, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सीधा सीधा रखना है वैल्यू बस। और अगर वो कह रहे हैं कि यूनिटी लो तो यूनिटी ले लेना, नहीं कहें वैल्यू देते हैं तो वैल्यू लेके सॉल्व कर देना है, सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज। अब आपको एफ की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर आपको गिवन होगा, तो दिक्कत कहाँ है। तो देखो अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जो हमारा ई नॉट है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, आर आपका गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी गिवन है, एफ भी ये रहा, और टेम्परेचर भी केल्विन में है, कंसंट्रेशन क्या होगी स्पेशीज की। अब ये 1 to 1 हमने सारे रिलेशन को समझ लिया। अब सुनो, अब डेनियल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किसी भी गिवन कंसंट्रेशन का, जैसे Cu+2 और Zn+2 आयंस का, तो हमें ये अगर कैथोड और एनोड के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। अब पहले बात करूंगी मैं कैथोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कैथोड यानी RrCp वाला पार्ट। चलो तो कैसे लिखोगे, कैथोड पे ही हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। तो देखो आपने कहा ECu+2 Cu रिलेशन, अब यहां से ई नॉट के रिस्पेक्ट में सेम वैल्यू रख दी, उसने पहले ही कहा था यूनिटी लेके चलनी है मेटल की, तो आपने ले ली। सेम ऐसे ही एनोड वाले के रिस्पेक्ट में लिख लो, यहां भी क्या आ गई, यूनिटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब क्या करोगे, अब सेल पोटेंशियल निकालना है दोनों के रिस्पेक्ट में। तो सुनो, अब आपने होल ओवर इक्वेशन लिख ली, पहले तो कैसे लिखते थे, कैथोड माइनस एनोड, यही तो लिखते थे, ई सेल इक्वल्स टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये होता है रिलेशन, ठीक है। तो अब देखो इस रिलेशन से वैल्यू चेक करो, तो हमने क्या किया, सीधे सीधे जो हमने अभी वहाँ कैथोड पे और एनोड पे वैल्यू निकाली है वो दोनों प्लेस कर दी। प्लेस करने के बाद जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो और फिर कर दो पूरे को समराइज। तो लास्ट रिलेशन जो आएगा वो आएगा ये, क्योंकि ये दोनों तो हो गई 1, मेटल के केस में तो हम यूनिटी लेके चल रहे हैं, तो वो तो हो गई 1, बचा क्या, Zn+2 और Cu+2। तो ये लो, आपने होल ओवर इक्वेशन चेक कर ली। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत जब नहीं होगी जब खुद भी इसको चाहे देख के लिखो 2 से 3 बार, बट खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करो, मेरा कहना यही होगा तुमसे। चलो आ जाओ। सो यहाँ से आपको क्या देखा कि ई सेल डिपेंड करता है दोनों की कंसंट्रेशन पे। कौन है वो दोनों, Cu+2 और Zn+2 आयनिक स्टेट में ही तो हैं। तो यहाँ से पता चला कि भाई ई सेल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब इससे ये भी एक चीज़ और क्लियर होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रही हूँ मैं, क्या है कि ये इंक्रीज़ होगा चाहे Cu+2 की और Zn+2 की कंसंट्रेशंस में वेरिएशन होगा। किस रिस्पेक्ट में, सुनो मेरी बात गौर से, जब Cu+2 की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज़ होगी तो ये इंक्रीज़ होगा, और जब Zn+2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो ये इंक्रीज़ होगा। तो समझो, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन। क्या समझ में आया कि Cu+2 तो इंक्रीज़ होना चाहिए और Zn+2 डिक्रीज़ होना चाहिए, तो होल ओवर ई सेल के लिए आप बात करेंगे तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब आओ, तो अब आप कहते हैं कि अगर हम नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें और उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाहें आर, एफ और टी की, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होके, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग
Zn+2 एंड दिस। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, वी शुड यूज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर बोथ द इलेक्ट्रोड्स एंड दस फॉर द फॉलोइंग सेल। तो यहाँ पर आपने उस अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट भी कर दिया। तो देखो अब क्या करना है, सबसे पहले सेल रिएक्शन लिख लेते हैं बेसिक। तो सेल रिएक्शन ली निकल से निकल +2 में और Ag+ से Ag में, ठीक है। अब इस सेल रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन फॉर्म में लिखा गया तो कैसे होगा, निकल प्लस ट्वाइस ऑफ Ag गिव राइज टू दिस। ये यहाँ तक तो तुमको लिखना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को नॉन्स्ट में प्लेस करना है, बस इतना सा काम करना है। क्या करोगे, इस सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग नॉन्स्ट इक्वेशन बनाओ। तो कैसे बनाओगे, क्या है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, RT/NF। अब यहाँ से क्या उठाओगे, सीधा सीधा मेटल एटम को तो हटा दो, मेटल स्पेशीज़ को, निकल +2 और Ag+2, क्योंकि यहाँ पे ये इसलिए क्यों है, क्योंकि ये 2 आगे था तो वो कहाँ चला गया, पावर में। तो ये भी हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक्स में। अब देखो, फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइप, अगर टाइप आपका कुछ ऐसा है AA + BB गिव्स CC + DD, तो नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ई सेल, ये होती है बेसिकली नॉन्स्ट इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग लिख दो। तो ई सेल माइनस RT/NF, ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln CC, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखते थे या नहीं, सेम वैसे ही लिखनी है। तुम क्या गलती करते हो बार बार कि हाँ मेटल हटा दिया, ये हटा दिया। अब तुमको टाइप बताया है कि अगर इस टाइप का दिया है तो तुम्हें फोकस करना है कैसे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट स्पेशीज़ के अकॉर्डिंग लिखोगे। तो लिख दो C/C D D A B B। यहाँ पर अगर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते तो आप वो लिखते, तो ये वो पावर में दिखाया गया है जो नंबर ऑफ मोल्स आगे गिवन है। चलो अब यहाँ से अब आपको नॉन्स्ट इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो सुनो बड़े गौर से, अभी आपने नॉन्स्ट इक्वेशन निकालना सीखी, अच्छे से समझ में आ गई, रट जानी चाहिए। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln Q। कोई दिक्कत नहीं, ln Q से आपको वो भी पता है कि आपने बेस 10 में चेंज की तो क्या हुआ, 2.303 से कर दिया मल्टीप्लाई। चलो अब क्या करोगे, आपने फिर सेल रिएक्शन पे अप्लाई करके देखी, 1-2 और चेक कर ली, हाफ सेल के बेसिस पे भी चेक कर ली। अब यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और देखना है, ये नई टर्म इंट्रोड्यूस की हमने कि नॉन्स्ट इक्वेशन के रिस्पेक्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे देखा जाएगा। तो देखो, इफ़ द सर्किट इन डेनियल सेल इज क्लोज्ड, बात सुनना ध्यान से, कहा गया है अगर सर्किट जो है डेनियल सेल में वो क्लोज्ड है तो आपको नोट करना है रिएक्शन को कैसे, Zn+Cu+2 गिव राइज टू Zn+2 + Cu। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्योंकि बार बार लिख चुके हो, सीख चुके हो। टेक प्लेस एंड एज टाइम पासेस द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अभी बताया था मैंने कि Zn+2 की कंसंट्रेशन बराबर इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, और Cu+2 की क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फिर अब इस सेम टाइम पे वोल्टेज जो है सेल के एज रीडिंग एंड द वोल्ट मीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, क्या कहा है, जब Zn+2 की कंसंट्रेशन बराबर बढ़ती जा रही है और Cu+2 की बराबर घटती जा रही है तो आप कहेंगे जो वोल्टेज है या फिर रीडिंग है वोल्ट मीटर में वो क्या होगी, रेगुलर डिक्रीज होती जाएगी। और कुछ टाइम बाद आप नोट करेंगे कि वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट, किस में चेंज नहीं होगा, Cu+2 और Zn+2 के कॉन्सेंट्रेशंस में, एंड एट द सेम टाइम वोल्ट मीटर गिव्स 0 रीडिंग। और वहीं से आपको पता चलेगा कांस्टेंट की, यानी अब ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक कांस्टेंट लेवल पे आ गई है। वहीं से आपने असाइन किया कि हाँ इस केस में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट असाइन हो सकता है। तो देखो ये इंडिकेट करता है इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। देन इन दिस सिचुएशन द नॉन्स्ट इक्वेशन के कैसे लिखा जाएगा, जब इक्विलिब्रियम आ गया उस स्टेट में आप नॉन्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ई सेल मान लिया 0 क्योंकि कांस्टेंट कहा जा रहा है, इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग, दोनों के बेस पे लिख दिया। तो हमारे पास क्या है, ई नॉट सेल माइनस दिस कंसंट्रेशन ऑफ लॉग को ही कन्वर्ट करके आपने लिख दिया। इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखो, एक ही बात है। हमने अभी कहा है इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है तो वहाँ पर नॉन्स्ट को कैसे प्लेस करोगे, ऐसे प्लेस करोगे। समझ गए बात, अब आओ। लेकिन इक्विलिब्रियम पे हमने इस टर्म को कह दिया Kc, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो। अब Kc बोला है और टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन, तो अब इक्वेशन को लिख सकते हैं हम। फाइनल रिलेशन लिख लें जो हमने निकाला था 0.059 वाला, 0.059/2 इक्वल्स टू लॉग Kc, और लॉग Kc के रिस्पेक्ट में जब हमने बात की थी 1.1 वोल्ट कहाँ से आया है, ई सेल की वैल्यू है ये, ई नॉट सेल की 1.1 वोल्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर चेक करते हो तो लो तुम्हारे पास Kc की वैल्यू आ गई ये होल ओवर, ठीक है, एट
298 केल्विन पे। इन जनरल अगर चेक करोगे तो ओवरऑल फार्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखा जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। मैं तुमसे फिर वही कहूँगी, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो एक बार खुद से ज़रूर कोशिश करना, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार करना। कुछ भी नहीं है, देखो पहले नॉन्स निकाली बेसिक, फिर बेसिक सेल रिएक्शन में रखी, वहाँ हमने क्या किया, मेटल एटम को यूनिटी करते गए। फिर हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पता चला कि जब Zn+2 बढ़ता जा रहा था, Cu+2 घटता जा रहा था, तो वोल्टेज जो है वो डिक्रीज़ हो रहे थे, और एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे जाके कांस्टेंट हो गए। वहीं से हमें पता चला कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट असाइन हो गया है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने यहाँ पर बताया किससे, लॉग केसी नहीं, केसी से रिप्रेजेंट किया, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। जब आपने फिर इसको फर्दर वैल्यूज़ को रख के, हमारे पास क्योंकि फाइनल रिजल्ट क्या था 0.059 वाले रिस्पेक्ट में आपने उसमें रखा, तो आपके पास केसी की वैल्यू आई 2 × 10⁻37, लेकिन हमारी टेम्परेचर कंडीशंस क्या थी, 298 केल्विन। तो इन जनरल होल ओवर रिलेशन हमारे पास क्या आया, ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू 2.303 RT बाय NF log Kc। कर लोगे याद, बढ़िया। अब देखो, अब एक चीज़ और पढ़ लो, इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी को चेक करना है एक साथ। क्या मतलब है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। गिब्स एनर्जी हमें अच्छे से पता है और इनिशियल में भी देखी थी, -NFE सेल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है 1 सेकेंड में, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पास। क्या कहा है, सुनो, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो हम यही तो कहते हैं, W is equals to Q into V. If we want to obtain maximum work from a galvanic cell, then the charge has to be passed reversibly. आपको चार्ज को रिवर्सिबली पास करना होगा, तो आप कह सकते हैं कि आप मैक्सिमम वर्क डन दिखा सकते हैं। तो रिवर्सिबल वर्क डन क्या होता है, इक्वल होता है डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी के। ये पॉइंट याद रख लेना, काम बन जाएगा। क्या कहा है, रिवर्सिबल वर्क किसके इक्वल होता है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, बस। So therefore if the EMF of the cell and NF is the amount of charge passed and delta RG, रिएक्शन के रिस्पेक्ट में लिखा है ये R is the Gibbs energy of the reaction, तो रिलेशन क्या आया, अब रिएक्शन के रिस्पेक्ट में लिख दो डेल्टा RG इज इक्वल्स टू -NFE सेल, बस बन गया काम। अब देखो, तो यहाँ से एक चीज़ और याद हो जानी चाहिए कि ई सेल इंटेंसिव पैरामीटर है, जबकि डेल्टा RG थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। बहुत बार पूछा गया है बेटा ये बात, प्लीज़ नोट इट डाउन प्लीज़। क्या है कि डेल्टा ई नहीं, सॉरी, डेल्टा जी के रिस्पेक्ट में, डेल्टा जी तो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बने, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा पूरा गिब्स एनर्जी रिलेशनशिप, जबकि ई सेल जो है वो एक इंटेंसिव पैरामीटर है और इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एन के ऊपर। अब देखो, तो अगर हम इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, चेक करो। इस रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, -2, एन की वैल्यू रख दो यहाँ पर। और इस रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो देखो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एन ही तो चेक करना है। यहाँ क्या है, 1 + 1 2, यहाँ क्या है 4, समझ गए। अब देखो, तो अगर कंसंट्रेशन जो है सारी रिएक्टिंग स्पेशीज़ की यूनिटी हो जाए, अब इन्होंने एक ट्विस्ट लाए हैं, एक और कंडीशन लगा दी। वो क्या है कि अगर कंसंट्रेशन जो है वो सारी स्पेशीज़ की यूनिटी हो जाती है, उस स्टेट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल हो जाएगा, दैट्स इट। एंड वी हैव रिएक्शन इन द गिब्स फ्री एनर्जी इन द फेज ऑफ रिएक्शन -NFE नॉट सेल। तो देखो, thus from the measurement of E cell we can obtain an important thermodynamic quantity that is delta G naught। और G naught मैंने बोला था, जब भी G naught टर्म सुन लो तो वो क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। चलो, सो फ्रॉम द लेटर वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय द इक्वेशन। बाद में आपको ये फॉर्मुलेशन भी काम आ सकती है। तो इस तरीके से तुमको चेक करने हैं, पहली चीज़ तो सारे रिलेशन यहाँ पे, ठीक है। अब तुम लोगों को मैंने सारी बात याद आ गई। हमने सबसे पहले नॉन्स्ट इक्वेशन पार्ट ये था हमारा, फिर हमने इसको सेल के रिस्पेक्ट में चेक किया है, फिर हमने इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेस पे चेक किया, ठीक है।
फिर आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद ही आप प्रोसीड किए नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें आपने देखा कि डेनियल सेल में आपने कंडीशन को चेंज किया, ठीक है। तो और लास्ट में जाके आपने दोनों में से गिब्स एनर्जी स्टेट देखा, और वहाँ से आपने एक और चीज़ देखी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। बस ख़त्म बात, इतनी सी बात याद रखनी थी। हो गया नॉनस्ट इक्वेशन वाला पार्ट। अब रिलेशन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अभी समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन बाद आपका गायब हो जाए। तो मैं कहूँगी पूरे सेशन को, छोटा सा था बट एक बार अच्छे से सारा रिवाइज करना, खुद से देख देख के लिखना, भले ही 1-2 बार चेक करोगे हो जाएगा काम, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, वहाँ करेंगे कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। टिल देन थैंक यू सो मच।